दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 फरवरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपीएचएससी की कार्य प्रणाली पर, जिस पर एक नौसिखिया आयोग विशाल शर्मा जाए। विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत कुल 2002 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपीएचएससी विज्ञापन जारी करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आवेदन लेने से लेकर और परिणाम जारी करने तक हर स्टेप पर फिसलता रहा है, लड़खड़ाता रहा है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे थे, शुरुआत में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग लास्ट में ये बोले कि उन्होंने अपनी फ़ीस जमा कर दी, लेकिन उसके बाद अंतिम जो सबमिशन था उसको कर नहीं पाए। आयोग ने इस पर दोबारा संज्ञान लिया, मामला कोर्ट में गया उसके बाद, और फिर दोबारा से आवेदन लिए गए। फिर परीक्षा से पहले क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड जारी होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जिनके एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हो पाते हैं। अक्टूबर नवंबर में 3 चरणों में इसकी परीक्षा कराई गई। बाद में आयोग ने अपनी गलती सुधारी और कई अभ्यर्थियों के जो एडमिट कार्ड थे उसको जारी किए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके और वो परीक्षा में शामिल होने से रह गए। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने दिसंबर 2021 में अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की। यहाँ भी गड़बड़ियाँ रुकी नहीं। आयोग ने कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी की और आयोग ने उन प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी जो छपे ही नहीं थे। आयोग के पास जब हजारों आपत्तियां आईं तो गलती सामने आने पर आयोग ने इन विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की। मामला यहीं पे नहीं रुकता है। इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर भी विवाद शुरू होता है। वाणिज्य विषय की संशोधित उत्तर कुंजी में आयोग ने एक सेट में पेपर में 7 और दूसरे सेट में पेपर में 8 प्रश्न गलत मानते हुए डिलीट कर दिए थे। बाद में इसको भी सुधारा गया और आयोग ने 16 फरवरी को सभी 47 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। लेकिन 20 विषयों के परिणाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुपालन नहीं किया। अब मामला फिर फंसा, विसंगति सामने आई तो 20 विषयों की लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम भी जारी करना पड़ा। तो मतलब हर कदम पर जब भी आप देख रहे शुरू से लेकर और परिणाम जारी करने तक पूरी स्थिति लगातार लड़खड़ाने जैसी बनी हुई है। अखबारों ने इस बात को उजागर किया है और कल मैंने आपको बताया था कि रिवाइज्ड जो रिजल्ट है वो इस समय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम में जो व्यापक बदलाव किया है, तो उसमें 47 में से 20 विषयों के परिणाम संशोधित किए गए हैं। पूरी लिस्ट मैंने कल आपको दिखाई थी। एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि एपीएस भर्ती के लिए विज्ञापन मार्च में जारी होने की उम्मीद है और अभ्यर्थी जब गए थे मिलने के लिए तब उनको यहाँ इस बात की सूचना दी गई कि थोड़ा सा इंतजार आप लोग और करें। कुल 270 पदों का अध्याचन एपीएस भर्ती में मिला है और बहुत जल्द ही इस पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा मार्च के महीने में। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। छात्रों के पास 50 लाख तक की छात्रवृत्तियां जीतने का मौका है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी 12वीं कक्षा तक में है तो वो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। 11 मार्च से 25 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित होंगी। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। हिंदुस्तान ओलंपियाड .in ये वेबसाइट है, इसी पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से आज ही। तो देखिए, हिंदुस्तान ओलंपियाड धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने में अब 10 दिन शेष हैं। अगर 50 लाख रुपए तक की छात्रवृत्तियां जीतने हैं और अपनी शैक्षणिक योग्यता को परखने का मौका हासिल करना चाहते हैं तो तुरंत हिंदुस्तान ओलंपियाड की वेबसाइट पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन डन करें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 7 मार्च है और फिलहाल अब एक सप्ताह बचा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी छात्रों और स्कूलों में इस परीक्षा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अब तक कुल हजारों छात्र इसमें हिस्सा लेने के लिए पार्टिसिपेट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 2 स्तरीय परीक्षा का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और चंडीगढ़ में इसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। पहली परीक्षा जो होगी यह ओपन बुक होगी, यानी कि किताब खोलिए और लिखिए। इसके बाद दूसरे लेवल की जो परीक्षा होगी वो प्रॉक्टर्ड होगी। तो पहले लेवल में जो टॉप छात्र आएंगे, टॉप 10% में, उन्हें दूसरे लेवल की परीक्षा में चुना जाएगा और उन्हीं में से
ये जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाएगी। तो काफ़ी अच्छा होता है ये, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है hindustanolympiad.in, इस पर विजिट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्रों ने शनिवार शाम को कैंडल मार्च किया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ऐसे में अनशन की जगह अब बेमियादी धरना शुरू हो गया है। छात्र ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय और BHUC जो जो मतलब विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर 1 मार्च तक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 2 मार्च से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खुलने के बाद छात्र जो हैं वो बड़ा आंदोलन करेंगे। और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में शिकायत निवारण की अनुमति नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट ने। देखो ये मामला भी है ना, ये काफ़ी पुराना है। तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में अपनी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस संजय किशन कौल और MM सुंदरेश की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को कभी न कभी बंद करना होगा, क्योंकि यह अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती है। मतलब अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसको कभी न कभी क्लोज करना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पूरे मतलब 60 साल तक बस वही काम चलता रहेगा, भर्ती होती रहेगी। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक ऐसे उम्मीदवार की अपील पर सुनवाई के दौरान की है जिसमें 1999 में उप सहायक इंजीनियर पद के लिए आवेदन किया गया था। मेडिकल फिटनेस जांच जो था उसको पास कर लिया था, लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी क्योंकि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 7 साल तक नियुक्ति पत्र का इंतजार किया, उसके बाद ही उसने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। न्यायाधिकरण ने उम्मीदवार के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। 2006 में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग को पता चला कि उसकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नहीं मिली है। तो मामला 1999 का है और अब इसे 2022 में चुनौती दी गई है। तो ये बस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतना लंबा समय खुद ही अपीलकर्ता को राहत देने के लिए एक बाधा खड़ी करती है। तो अपीलकर्ता ने अपने दूसरे आवेदन में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। इस अनुरोध को न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन इसने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता बांग्लादेशी नागरिक है। और दिल्ली उच्च न्यायालय में इसमें एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें 123 पद हैं, और इसके लिए जो आयु सीमा है 32 वर्ष है। उम्मीदवार भारत में एडवोकेट अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हो और अधिवक्ता एक्ट 1961 के अनुसार अधिवक्ता के रूप में भर्ती होने की काबिलियत भी रखता हो। चयन का जो तरीका होगा उसमें आपकी जो है प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू भी होगा। प्री की परीक्षा होगी वो 27 मार्च को होगी, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 20 मार्च है। वेबसाइट क्या है? delhihighcourt.nic.in। 1,000 रुपये देकर इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में रसिया और यूक्रेन के विवाद के बीच जो कुछ चल रहा है उसमें बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय स्टूडेंट भी यूक्रेन में जाकर फंस गए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के लिए छोटे देशों में जा रहे बच्चे यहीं दे मौका। और यूक्रेन संकट को देखते हुए PM ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करें निजी सेक्टर। तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हजारों भारतीयों के फंसे होने को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निजी क्षेत्र से मेडिकल शिक्षा में निवेश करने की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से इस काम के लिए जमीन देने में बेहतर नीतियां बनाने को कहा ताकि देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार हो सकें। आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणाओं पर वेबिनार का उद्घाटन करते हुए PM ने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहाँ पर भाषा की भी दिक्कत है, इसके बावजूद भी जा रहे हैं। तो साथ ही देश का अरबों खरबों का रुपया भी बाहर जाता है। क्या हमारे निजी सेक्टर बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में नहीं आ सकते? उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपनी जनसंख्या का काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई दशकों में भारतीय डॉक्टरों ने अपने कामों से दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। तो अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी पहल है और यूक्रेन जैसे देशों में जाने से बेहतर है कि अगर देखो यहाँ पर क्या जानते हो मुख्य रूप से दिक्कत क्या आती है, जो पढ़ाई होती है यूक्रेन में ना मेडिकल की, वो भारत की अपेक्षा थोड़ी सस्ती है।
बस यही वजह होती है कि जो बच्चे होते हैं वो मेडिकल पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन चले जाते हैं। विदेश से पढ़कर जब कोई भी डॉक्टर बनकर आता है तो भारत में उसे 2 लेवल की परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर सुविधाएं हों और थोड़ी सी जो फीस है उस पर कंट्रोल हो जाए तो बच्चे क्यों जाएंगे बाहर। वैसे भी अपने देश को, अपने घर को छोड़कर कौन जाना चाहता है अगर सुविधाएं उपलब्ध रहें तो। और यहाँ पर इस बात का संज्ञान प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है। ये एक बहुत ही शानदार पहल मैं कहूँगा। और पीएम मोदी ने कहा कि सरकार भारत और एक स्वास्थ्य की भावना से काम कर रही है ताकि सुदूर के इलाकों में रह रहे लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। पीएम बोले कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, गाँव तक भी इसकी पहुँच होनी चाहिए। और कोरोना काल में भूख से सुरक्षा के लिए गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना चुनाव के बाद भी चलती रहेगी। उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली के अवसर पर रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा शनिवार को दूरदर्शन के कांगलेव में की है। वह कितना बदला यूपी में, ये विषय था जिस पर आयोजित विमर्श में वायदों पर कितना खरी सरकार विषय पर प्रसिद्ध सिने अभिनेता चंद्र प्रकाश द्विवेदी और लेखक प्रोफेसर शंकर शरण के सवालों का जवाब दे रहे थे। दैनिक जागरण इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर था। तो मुफ्त राशन आपको चुनाव के बाद भी मिलते रहेंगे और जिनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिला है उनको होली और दीपावली के अवसर पर रसोई गैस सिलेंडर जो होगा वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज प्रयागराज सहित तमाम जिलों में चुनाव हो रहे हैं। तो अगर आपके पास मतदान पर्ची नहीं है तो नीचे एक लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली बस अपना आप ईपिक नंबर डाल के सीधे सीधे अपनी मतदान पर्ची को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना जो वोटर कार्ड है वो नहीं है, वोटर कार्ड नंबर नहीं है, ऐसी स्थिति में आप अपना नाम, पिता का नाम और अपना पता डालकर भी मतदान पर्ची को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे गांव का यानी कि आपके पूरे क्षेत्र का जो इलेक्टोरल रोल है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ये मैंने 2-3 मिनट का वीडियो है, बहुत आसान प्रक्रिया है। तो फटाफट देख के फटाफट अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है देख लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बारे में थोड़ी सी सूचना आपको देता हूँ। आज 25, 26 और 27 3 दिन का जो करंट अफेयर है वो एक मेगा वीडियो के रूप में अपलोड किया जा रहा है और ये वीडियो आपको 10 बजे मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर के बाद 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो इसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। बहुत शानदार वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच।